नमस्कार दोस्तों। आरआरबी जेई के प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। आप लोगों को पता है कि इस साल भी 2026 में आरआरबी जेई का रिक्रूटमेंट आने वाला है और उसका आपको नोटिस पहले मिल चुका था। रेलवे की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस भी जारी किया गया है। जैसा कि आप लोग को पता है, रेलवे डिटेल नोटिफिकेशन लाने से पहले एक शॉर्ट नोटिस लाता है, जिससे कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करने वाले हैं इस एग्जामिनेशन में, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उनको समय मिल जाए अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए। इसीलिए रेलवे एक शॉर्ट नोटिस पहले जारी करता है। तो रेलवे जेई 2026 के लिए भी शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है और इसमें सारे डिटेल आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। देखिए, अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का जो टेंटेटिव डेट है वो 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और ये 13/9/2026 तक एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट इसका रहेगा। मतलब टोटल एक मंथ का समय आपको मिलता है। 14 अगस्त से लेकर के आपको 13 सितंबर तक का आपको एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने का टोटल समय मिलेगा। आप लोग को पता है कि जो ये नोटिफिकेशन आता है, जो कि पिछले 3 साल से लगातार आ रहा है, जिसमें जूनियर इंजीनियर के पद तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट सीएमए का भी पद इसमें साथ साथ में आता है। हर एक पोस्ट का एलिजिबिलिटी अलग अलग होता है, तो इसका जानकारी आपको होगा। अगर डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो आप पिछला साल का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो 7 सीपीसी के अंडर ये लेवल 6 के पद आते हैं, जिसका बेसिक सैलरी 35,400 रुपया होता है। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ में समझ में आएगा कि आपका जो एज कैलकुलेशन होगा वो 1/1/2027 से किया जाएगा, कि जो कि अभी 6 महीना अभी बाकी है। समझ रहे हैं? तो 6 महीना बाद का डेट आपको वहाँ पे जोड़ा जाएगा, तब से काउंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब 1/1/2027 को क्या डेट आपका होना चाहिए, तो आपको एज 18 से 33 साल के बीच में होना चाहिए। और जो रिलीफ मिलता है और बहुत सारी चीज़ों का, जैसे आप ओबीसी कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट है, तो ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का जो रिलीफ मिलता है वो मिलेगा। और एक सर्विसमैन और जो भी हैं या फिर सर्विस में, तो उनका 5 साल का मिलता है। तो उन सारी चीज़ों जो रिलीफ मिलता है वो बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको डिटेल एनिस्चर में आपको दिया जाएगा, उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट भी सिलेक्ट करने हैं प्रीफ्रेंस में। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो इसके लिए लाऊंगा स्पेसिफिक। इसके बाद मैं बात करूं तो टोटल कितने पदों के लिए रिक्रूटमेंट आने वाला है, तो 4,098 पदों के लिए टेंटेटिव इतने पदों के लिए रिक्रूटमेंट इस बार आने वाला है। इसके बाद इसके बाद कुछ समझने वाली चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे समझिए। पहला चीज़ ये है कि कैंडिडेट जो भी फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, रेलवे कहती है कि आपको इन सारे चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे आपको सबसे पहले आपको वेरीफाई कर लेना है सारे डिटेल्स आधार कार्ड से, कि आधार कार्ड में आपका नाम तो सही है ना, आपका एज सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, आपके फादर का नाम सही है और आपका एड्रेस। ये 4 चीज़ें आपको वहाँ से मैच कराया जाएगा। एड्रेस मैचिंग आपके आधार कार्ड से ही होगा। डेट ऑफ बर्थ 10th का जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसके थ्रू होता है। और जो आपके 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपका नाम है, एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ आपका नाम और आपके पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, इन 3 चीज़ों को आप आधार कार्ड से मैच कर लीजिएगा। वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक है तो आप जा करके कृपया कर उसे सुधार करवा लें, क्योंकि बाद में आपको इनकन्वीनियंस होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, तो आप इन सारी चीज़ों को अभी से चेक कर लेंगे। समझ रहे हैं? उसके बाद बात करते हैं कि आप जब आधार कार्ड को जब आप देखेंगे, तो अगर आपका फ़ोटो जो आपका उसमें लगा है वो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, जैसे 10 साल 12 साल 15 साल पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। रेलवे ये बोलता है कि कम से कम उसको देख करके आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो हो सकता है, संभव है, तो आप वहाँ पे जा करके उसको अपडेट कर सकते हैं और करवा ही लेना चाहिए आपको। लेटेस्ट फ़ोटो और लेटेस्ट बायोमेट्रिक कहता है रेलवे कि आपको रखना चाहिए। इसके साथ जो चीज़ें इसमें नहीं लिखी है वो मैं आपको समझाता हूँ, कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में सारे चीज़ें जो आज तक लोग आप ध्यान नहीं देते होंगे, कि फॉर्म जब भरते हैं तो अपने मार्कशीट को भी चेक करिएगा कि किसी सर्टिफिकेट में आपके नाम, आपके पिताजी के नाम या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो कृपया कर उसको सुधार करवा लें। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि जिस कम्युनिटी से आप आते हैं उस कम्युनिटी का सर्टिफिकेट आपको लेटेस्ट वाला होना चाहिए। मतलब अभी आप अप्लाई करते हैं, अगर आपको इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, अगर आपका मानते हैं कि ओबीसी कैटेगरी से है, तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर का ही ओबीसी का रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर आपका इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, मतलब मार्च के बाद का नहीं है बना हुआ, तो आप अभी अप्लाई कर दें और कम से कम एसटीओ लेवल का बनवा के रखें। समझ रहे हैं? जब आप अप्लाई करते हैं तो आरओ लेवल का पहले बनता है, उसके बाद एसटीओ लेवल का बनता है। तो आप एसटीओ लेवल का बनवा के अपने पास आधार ये
आपका ओबीसी होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, नॉन क्रीमी लेयर दो तरह से बनता है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में भी आते हैं, सेंट्रल लिस्ट में भी आते हैं, तो आपको सेंटर वाले बना के रखने हैं, जिसमें ऊपर लिखा होगा फॉर सेंट्रल पर्पस ओनली, वो वाले ओबीसी का रिक्वायरमेंट होता है। ओबीसी बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ओबीसी एनसीएल बनाना है, नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर आप बनाएंगे तभी आपको कोई भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इसके अलावे, एक ऑप्शन यहाँ पे आता है क्रीमी लेयर का, तो क्रीमी लेयर का को एज ए जनरल काउंट किया जाता है, उसमें कोई भी आरक्षण के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ओबीसी इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और जो अथॉरिटी है वो प्रॉपर होना चाहिए, एसडीओ लेवल का बनवा के रखिए। क्योंकि मैंने अभी पिछले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा है कि कुछ लोगों को एसडीओ का नहीं होने के कारण कुछ बोर्ड हैं जो इस तरह से परेशान करते हैं बच्चों को, तो आपको उसके लिए अभी से तैयार होकर रहना चाहिए। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार समझाना चाहूँगा कि जो भी लड़के ये सोच रहे हैं कि मैं बीसी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट ईबीसी का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर दूंगा, तो ईबीसी का फॉर्म अप्लाई करने से क्या होता है कि आपको जो पैसे लगते हैं फॉर्म अप्लाई करने में वो रिलीफ हो जाते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसके पास मिलते हैं जाने के लिए, जनरल से आप जा सकते हैं। तो 200-400 रुपये बचाने के चक्कर में लोग ऐसे अप्लाई कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको नौकरी मिलने में बहुत समस्या होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी बहुत बार ऐसा देखा गया कि रिजेक्शन भी झेलना पड़ता है। तो आप अगर उस कैटेगरी से आते हैं तभी उस कैटेगरी का फॉर्म आप भरेंगे, अथवा उस कैटेगरी का फॉर्म बिल्कुल आप नहीं भरेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से भरिएगा फॉर्म को। जितने भी हमारे मित्र साथीगण हैं जो आरआरबी जेईई 2026 को सीरियसली लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए, बहुत सारे ऐसे मित्र साथीगण होंगे जो कि जिनका सिलेक्शन 2025 में नहीं हुआ, 90 नंबर या फिर 95 नंबर ला करके रह गए, 80 नंबर ला कर रह गए, और चाहते हैं इस बार तो एक सीट सिक्योर करना ही करना है। बहुत सारे ऐसे मित्र साथीगण हैं जिन जो पहली बार इस बार फॉर्म अप्लाई करेंगे और आरआरबी जेईई का रिक्रूटमेंट का तैयारी करेंगे, और बहुत सारे ऐसे मित्र साथीगण भी हैं जो कि 2025 में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, CBT 2 में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर उनको लगता है कि वो खुद प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपको चाहिए, लगता है कि हमको कुछ का गाइडेंस का आवश्यकता पड़ेगा, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए एक फ्लैश सेल लेके आया है, जो कि अब से 24 आवर के लिए ही वैलिडिटी है इसका। इसमें आपको आरआरबी जेईई 2026 के को सारे ब्रांच के करीब करीब कोर्सेस मिल जाएंगे, जिसमें आपको सीई का मिल जाएगा, डबल का मिल जाएगा, मैकेनिकल का मिल जाएगा, और आपको ईसी का भी कोर्स इसमें मिल जाएगा। हालांकि इस कोर्स का दाम 7,518 रुपया है, लेकिन अगर आप ये MNSJE जो हमारा कोड है, ये अगर आप अप्लाई करते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप जाकर के खरीदारी करते हैं, तो ये आपको 4,499 रुपया में आपको 12 मंथ वैलिडिटी का, जिसमें कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का बुक भी आपको मिलेगा, समझे। और साथ ही साथ में इसके साथ आपके प्रीवियस ईयर के रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन और उसके आंसर का जो डिटेल्ड वीडियो होता है एनालिसिस वाला, वो भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारे प्रिंटेबल मटेरियल्स मिलते हैं, लाइव कोर्सेज मिलेंगे, आपको स्पेशल गाइडेंस के लिए एक टीचर दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमको एक गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को देख सकते हैं। इनका फ्लैश सेल अभी चल रहा है, इसको आप अवेल कर सकते हैं बिल्कुल। और आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप फॉर्म बहुत अच्छी तरीक़ा से भरिएगा, शॉर्ट नोटिस तो आ ही चुका है, और इतना मेहनत करके तैयारी करिए इस बार कि आपका एक जॉब सिक्योर हो पाए। अब किसी और एग्जाम के प्रिपरेशन करने की आवश्यकता ना पड़े, इस तरह से प्रिपरेशन करिए। और गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का मदद ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।